आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ उज्जवल शर्मा। श्रोताओं, स्वच्छता का हम सभी के जीवन में विशेष महत्व है। हमारे जीवन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति में स्वच्छता सीधे तौर पर जुड़ी है और हम स्वच्छता अपनाते हैं तो हम खुद स्वस्थ रहते हैं। हमारे घर अथवा गली मोहल्लों के लिए तो स्वच्छता जरूरी है, साथ ही संपूर्ण देश के लिए भी आवश्यक है। हम जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है और इसे लेकर केंद्र व राज्य सरकार मिलकर बेहतरीन कार्य कर रही है। स्वच्छता ही सेवा आज का मूल मंत्र बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इन दिनों देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस यानी 17 सितंबर से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस स्वच्छता पखवाड़े में जन भागीदारी के साथ अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी पर केंद्रित हमारी आज की परिचर्चा है, जिसका विषय है स्वच्छता ही सेवा और स्वच्छ भारत मिशन। आकाशवाणी शिमला के समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत इस विशेष परिचर्चा में आकाशवाणी के स्टूडियो में आज हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद हैं। स्वागत करना चाहेंगे भूपेंद्र अत्री जी का, जो शिमला नगर निगम के आयुक्त हैं। इनसे हम स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं के साथ जानेंगे कि शिमला शहर को साफ सुथरा रखने के लिए नगर निगम प्रशासन क्या कदम उठा रहा है। तो भूपेंद्र अत्री जी नमस्कार, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। उज्जवल जी, आपको और आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। भूपेंद्र अत्री जी, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में से एक स्वच्छ भारत अभियान को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान को आप किस तरह देखते हैं और इससे समाज में स्वच्छता को लेकर क्या बदलाव आया है? जी, स्वच्छ भारत मिशन निसंदेह हमारे देश में सबसे सफल अभियानों में से एक है, जिसने न केवल शहरी क्षेत्रों में परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने में सफलता पाई है। खासकर हमारे प्रदेश को बाह्य शौच मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण कार्य हुआ। बड़ी संख्या में व्यक्तिगत, सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ। जहां तक बदलाव की बात है, लोगों के बिहेवियर चेंज हुआ है। आज के समय में अगर आप बच्चों में या बड़ों में भी जो स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता है, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। और जो सार्वजनिक साफ सफाई, घरों व कमर्शियल स्थानों से जो निकलने वाले कूड़े कचरे के निष्पादन पर आज के समय में ज्यादा फोकस किया जा रहा जी। तो माना जाए कि स्वच्छ भारत मिशन से समाज में बदलाव की ब्यार देखने को मिल रही है और लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। हर पीढ़ी, चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, वो स्वच्छता के प्रति काफी गंभीर है। जी, आज के समय में अगर आज से 20 साल 15 साल पहले की अगर बात करें, जब हर कोई अपनी गाड़ी से जाता हुआ या चलते हुए कुछ खा रहा है और जो रैपर बिल्कुल जमीन में फेंक रहा है, या बच्चे, खासकर स्कूल के बच्चे, वो वाली स्थितियां अब आपको राह चलते नजर नहीं आएगी। खासकर आज का जो युवा है और जो बच्चे हैं, उनमें काफी जागरूकता आई है, जो एक अच्छा संकेत है आने वाले समय के लिए। बिल्कुल। भूपेंद्र अत्री, शिमला की बात करें तो यह हिमाचल की राजधानी है, विख्यात पर्यटन स्थल भी है, जिसका विश्व पटल पर नाम है। हर पर्यटक शिमला आने को आतुर रहता है। तो कैसी व्यवस्था रहती है नगर निगम शिमला द्वारा शिमला को साफ सुथरा रखने की? जी, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है और जैसा आपने बताया कि ये इंटरनेशनल लेवल का टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, जहाँ न केवल भारत देश के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, पर बाहरी देशों से भी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। तो ये जो सफाई व्यवस्था शिमला में, इसकी टोपोग्राफी को देखते हुए ये काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है और पिछले काफी वर्षों से जो नगर निगम है, इसमें इस चुनौती को उसने स्वीकारा है और बहुत सफाई व्यवस्था में जो काफी चेंजेस हुए हैं, काफी इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले वर्षों में। हमारे यहाँ पर जो नगर निगम में सैफ सोसाइटी का गठन हुआ, सैफ सोसाइटी के अंतर्गत जो लोगों को रखा गया, आउटसोर्स पे लोग हैं या कुछ एमसी के अपने एम्प्लॉइज, 3 तरह की कैटेगरी के लोग हैं, जो आपने देखा जिनका कार्य सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से हमारे शहर में चली है। इसके अतिरिक्त जो रोड की स्वीपिंग है या नालियों की, गलियों की स्वीपिंग है, उसका कार्य सुचारूपूर्ण ढंग से होता है। हाँ, इम्प्रूवमेंट की संभावना सब जगह होती है और हम लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। भूपेंद्र अत्री जी, शहर में रोजाना कितना कूड़ा एकत्रित होता है और इसका किस तरह निस्तारण किया जाता है? हमारे शहर में लगभग 2-2.5 लाख से ज्यादा जो लोग रहते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि 350 ग्राम पर कैपिटा पर डे जो कचरा है वो पैदा होता है। तो इस ढंग से अगर देखें तो 90 टन के आसपास जो कचरा है हर रोज, चाहे वो गीला है या सूखा है, दोनों मिला के 90 टन के करीब प्रतिदिन कचरा जो है वो आता है। इसके अतिरिक्त शिमला जो नगर निगम है वो साथ लगती 15 पंचायतों के साथ हमने एग्रीमेंट किए हैं, क्योंकि उनको कूड़ा निष्पादन करने का उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उनका कूड़ा भी हम लेते हैं और
साथ लगती है नगर पंचायतें, नगर परिषदें, चाहे उठ्योग हो, कंडाघाट हो, सुन्नी हो, ऐसी बहुत सारी पंचायतें, नगर परिषदें भी है और नगर पंचायतें भी है, जहां से हम कूड़ा उनका लेते हैं और उसका निष्पादन करते हैं। तो कुल मिला के 100 टन के आसपास का कूड़ा जो एकत्रित होता है और उसका निष्पादन होता है। जी, भूपेंद्र अत्री जी, शिमला के लोगों ने डोर टू डोर गार्बेज की योजना को काफी सराहा है। शहर को साफ सुथरा रखने में यह योजना कितनी कारगर रही है? जी, हमारी जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन है वो पूरे भारत देश में उसकी सराहना हुई है। कोई ऐसा घर होगा जिसकी गार्बेज आईडी नहीं बनी होगी और वहां से हम हर रोज कूड़ा इकट्ठा नहीं करते। हमारा जो गार्बेज कलेक्टर है वो जाता है। हाँ, हमने डे अलग अलग रखे हैं सूखा कचरा और गीला कचरा इकट्ठा करने के लिए। तो हमारे पास 1100 से ज्यादा जो वर्कर है वो उनमें से 500 जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन में ही लगे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शिमला शहर एक डंपर फ्री शहर है, क्योंकि आप बंदरों की उत्पाद की वजह से हमने जो डंपर है वो खत्म कर दिए। ये डंपर फ्री सिटी है। सिर्फ 15 डंपर है, वो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, जैसे आईजीएमसी में हो गया, एचपी यूनिवर्सिटी में हो गया, बीसीए स्कूल में हो गया, इस ढंग से हमने लगा रखे हैं। तो अदरवाइज कोई डंपर नहीं है और सबका कूड़ा जो है वो घर से उठता है। ये एक बहुत सफल योजना रही है शिमला शहर में। बिल्कुल। भूपेंद्र अत्री जी, जब शिमला शहर की स्वच्छता रैंकिंग की बात आती है तो कहीं न कहीं शिमला की रैंकिंग काफी नीचे रहती है। इसकी आप क्या वजह मानते हैं? जी, जो शहर की सफाई व्यवस्था, जैसे मैं बता रहा था, उसकी जो डोर टू डोर गार्बेज की सफाई व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। उसका बल्कि स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड भी इस डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की जो हमारी मैनेजमेंट है उसको मिल चुका है। जहां तक रैंकिंग का सवाल है, रैंकिंग पिछले वर्ष की रैंकिंग गिरने के तो कई कारण रहे, क्योंकि उससे थोड़ा जब सर्वेक्षण होता है उससे पिछले वाले 3-4 महीनों में यहाँ पर डिजास्टर आया था जिसमें सब लोग बिजी रहे और उसी दौरान वो सर्वेक्षण भी हो गया। परंतु फिर भी इतनी अच्छी साफ सफाई व्यवस्था होने के बावजूद भी रैंकिंग में कम रहने के जो मैंने पिछले एक वर्ष में देखा है तो 3 कारण रहते हैं। एक, जिसका हमने पिछले वर्ष से अभियान चलाया था, सेग्रीगेशन। ये जो सेग्रीगेशन है, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग, हमने एक अभियान यहाँ चलाया है और अलग अलग दिन भी इसमें निश्चित किए हैं ताकि कूड़ा मिक्स ना हो सके। तो जैसे मंगलवार और शुक्रवार को हम सिर्फ सूखा कचरा लेते हैं और बाकी सब दिन हम गीला कचरा लेते हैं। तो ये जो सेग्रीगेशन है वेस्ट का, प्राइमरी सेग्रीगेशन जो घरों से ही होना चाहिए था, उसमें हमारे कुछ मार्क्स कम आए थे, क्योंकि वो कूड़ा फिर भी मिक्स हो जाता था, या तो लोग मिक्स कर देते थे या हमारे लोग ही अलग अलग लेने के बावजूद भी गाड़ी में मिक्स हो जाता था। तो कुछ पॉइंट्स हमारे वहां कटे थे। दूसरा, ये जो एसटीपी है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान, जिसको शिमला जल प्रबंधन निगम अब देख रहा है, उसका जो पानी बाहर निकलता है उसकी रीयूज के मार्क्स है, जो डिस्चार्ज निकलता है वाटर उसके रीयूज के। तो बहुत सारे शहर जिनके नंबर ज्यादा है वो उसको रीयूज करते हैं, पार्क्स में बड़े बड़े उनके पास पार्क्स है, वहां पर उसको यूज करते हैं, जो हमारे यहाँ थोड़ी सी कमी है। तीसरा जो कारण था वो था जो गीला कचरा है। हमारा जो प्लांट है बरियाल में, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, वो ज्यादातर सूखे कचरे पे चलता है, जिसे हम या आरडीएफ बनाते हैं जिसको सीमेंट कंपनी को देते हैं और कुछ आरडीएफ की हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। पर जो गीला कचरे का जो निष्पादन है अभी सिर्फ जो लैंडफिल साइट है उसमें हम कर रहे हैं डंपिंग करके, जिसमें जो कि एक साइंटिफिक तरीका नहीं माना जाता। तो उसके लिए भी हमने अभी 10 करोड़ की लागत से टेंडर हो चुके हैं। हम बायोमिथेनेशन प्लांट लगा रहे हैं और ये इन तीनों चीजों में सुधार होगा और हमारी रैंकिंग में सुधार होगा। जी, यह भी देखा गया है कि शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान हो या मॉल रोड हो, यहाँ तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ गंदगी फैलाने वालों पर नगर निगम प्रशासन की भी सख्ती रहती है। लेकिन उपनगरों की बात करें, कस्बों की बात करें, वार्डों को देखें तो वहाँ कहीं न कहीं सफाई की व्यवस्था उस स्तर की नहीं रहती है। तो इसमें सुधार के लिए नगर निगम प्रशासन कोई नई पहल करेगा? हाँ, ये सच्चाई है कि जो आपका वीआईपी एरिया है, जो हेरिटेज एरिया है, जो माल रोड है, रीच है या उसके आसपास का जितना भी एरिया है, वहाँ सफाई ज्यादा अच्छी रहती है। बल्कि पिछले 6-7 महीने पहले से हमने वहाँ पे नाइट स्वीपिंग भी शुरू कर दी है। तो क्योंकि जो पर्यटकों का ज्यादा आना जाना जो है उस एरिया में ही रहता है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी जगह पर या बाकी वार्ड में हमारी सफाई व्यवस्था नहीं है। पर क्योंकि जो गलियां टोपोग्राफी इस ढंग की है, छोटी छोटी गलियां, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग का या मैकेनाइज्ड सफाई करने का, मशीनों के द्वारा सफाई करने की जो संभावना है वो कम रहती है वार्डों में। तो वहां पर हमने अभी रिसेंटली 50 ब्लैक स्पॉट पूरे शिमला शहर में, खासकर उन्हीं वार्डों में जहां पर लोग कचरा फेंकते थे या वहां सफाई ज्यादा अच्छी नहीं रहती थी, उन 50 ब्लैक स्पॉट को हमने आइडेंटिफाई किया है। वहां हमारे बोर्ड लगे हैं कि ये गार्बेज रहित क्षेत्र है, यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंका जाएगा, अदरवाइज आपका चालान होगा। इसके अतिरिक्त हम उन 50 के 50 जगह पे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखने जा रहे हैं। तो जल्दी इसमें भी सुधार होगा। कुछ रहता है कि लोगों की कमी रहती है सफाई करने वालों के वार्ड में, क्योंकि बड़े बड़े वार्ड है और
और इसलिए जो मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन में हमने रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी, जो 120 दिन का रोजगार देना है, उसको भी हम हेल्थ डिपार्टमेंट में ही अपने रखते हैं, ताकि उनको नालों की सफाई करने के लिए या फिर वैली साइड में जो कूड़ा कचरा फेंका रहता है उसकी सफाई करने के लिए उनकी सेवाएं ली जा सके। जी भूपेंद्र अत्री जी, स्वच्छता को लेकर जागरूकता की अहम भूमिका रहती है, तो क्या जागरूकता संबंधी स्वच्छता अभियान भी नगर निगम प्रशासन समय समय पर चलाता है? जी, हमारे बहुत सारे अभियान हमने पिछले 1 वर्ष में चलाया है, बीच बीच में हम चलाते रहते हैं, और उसमें सारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, एनजीओ है, स्टूडेंट्स है, कॉलेजेस और एनएसएस के स्टूडेंट्स है, उनको हम शामिल करते हैं। इस बार पिछले वर्ष की जो डिजास्टर था उसको देखते हुए, क्योंकि उसमें एक मुख्य कारण ये भी था कि नालों की ढंग से सफाई नहीं हुई थी, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो चौक था, ब्लॉक था, भी ये पाया गया था। तो इस बार हमने पहले प्रिकॉशनरी मेजर लिए थे, हमने एनएसएस के बच्चों को शामिल किया, हमने जो एनजीओज है और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनको शामिल किया, और इस बार आपने देखा होगा बरसात आने से 2 महीने पहले से हमारा महा सफाई अभियान चलता था, और मंगलवार के दिन तो हर एक वार्ड में चलता था, इसको हम महामंगल अभियान भी बोलते थे। तो ये बड़ा जोरों शोरों से इस बार चला, और यही एक कारण भी रहा कि इस बार जो नुकसान है वो बहुत कम भी हुआ। इसके अतिरिक्त हमारा बहुत सारे कॉलेजेस के साथ, जैसे आरकेएमबी के साथ हमने एमओयू साइन किया, तो उन्होंने अडॉप्ट किया जो आईजीएमसी से लेकर और रीज तक का जितना भी जो लक्कड़ बाजार वाला एरिया है, वो वहां के बच्चे वहां जागरूकता भी फैलाएंगे, शॉपकीपर्स में भी, पर्यटकों में भी, और वहां उन्होंने अडॉप्ट कर दिया कि वो उसको सफाई व्यवस्था को वो देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो कैंपेन है, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार की नई पहल है, जिसमें जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो कोई भी आदमी घरों से भी या कोई भी रैक पिक कर उसको इकट्ठा करेगा, तो उसको हमने 9 डिपो बनाए, जहां कैश में हम 75 रुपीज पर केजी में वो सिंगल यूज प्लास्टिक हम खरीदते हैं। तो ये बीच बीच में अभियान हम चलते रहते हैं, और हमारा मानना है कि जन सहभागिता जिस अभियान में नहीं होगी तो वो सफल अभियान नहीं हो सकता। बिल्कुल भूपेंद्र अत्री जी, देखने में यह भी आया है कि लोग अपने घरों, कस्बों व शहरों में तो स्वच्छता को लेकर सजग रहते हैं, लेकिन जब वो किसी दूसरी जगह भ्रमण पर जाते हैं तो कहीं न कहीं वो लापरवाह नजर आते हैं। इसी को लेकर पिछले दिनों हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से सख्त आदेश आए हैं कि शिमला सहित प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों में आ रहे पर्यटकों को अपने वाहनों में डस्टबिन या गार्बेज बैग रखना होगा, ताकि वे अपनी यात्रा के दौरान अपने कचरे को इधर उधर ना फेंके। तो इसे आप किस तरह देखते हैं? ये एक बहुत इम्प्रूवमेंट होगी, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा इसका, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से मैं भी देख रहा हूँ, जब से मैंने नगर निगम के पद संभाला है आयुक्त का, कि जो हमारे लोग हैं, शिमला के लोग हैं, वो काफी सजग है। वो कभी भी आपने देखा नहीं होगा लीटरिंग करते हुए, किसी शॉपकीपर को नहीं देखा होगा, किसी स्कूल के बच्चे को नहीं देखा होगा, किसी राह चलते नागरिक को नहीं देखा होगा, क्योंकि उनके पास सुविधा है, वो अपना कचरा अपने बैग में रखते हैं, उनको पता है कि उनके घर से सुबह उठ जाएगा। पर जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, ये जो वैली साइड को जो दिखता है होता कम है, पर फिर भी दिखता ज्यादा है, वो ये जो बाहर से आए पर्यटक है, कहीं ना कहीं उनकी वजह से भी वो कचरा हमें दिखता है, और उसको साफ करना भी मुश्किल होता है। सड़क का कचरा साफ करना आसान होता है, नालियों का जो सड़क के किनारे नाली उनका भी आसान होता है, पर वैली साइड में हर रोज जो वर्कर है वो नहीं उतर सकते, तो उसको अभियान ही चलाने पड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल होगी अगर एंट्री पॉइंट पे 3 एंट्री पॉइंट है मेन जो हिमाचल प्रदेश के, वहां पर भी जब आप गाड़ी और वो टोल टैक्स भी देते हैं, वहां अगर उनको बैग दे दिया जाए और उनको बता भी दिया जाए साथ में कि ये जो हिमाचल प्रदेश है, ये इसमें ओपन में लीटरिंग नहीं होती, आप अपना जो कचरा है अपनी गाड़ी में रखें और बाद में उस बैग को डिस्पोज ऑफ करें सही जगह पर। तो ये इसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा, और मैं समझता हूं कि अगर ये सही ढंग से इम्प्लीमेंट हम कर देते हैं तो जो ये छोटा मोटा कचरा अगर दिखता भी है, जिसको विजुअल पॉल्यूशन हम मानते हैं, तो ये भी नहीं रहेगा। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि नगर निगम ने पर्यटकों को कागज व कपड़े का बैग देने की भी एक योजना का प्रस्ताव तैयार किया है, इसकी अभी क्या स्थिति है? देखिए, जैसे पहले आपने पूछा, ये अगर एंट्री पॉइंट में दे दें ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। हमने न्यू ईयर पर और जो ये फेस्टिवल होता है, खासकर समर फेस्टिवल या विंटर कार्निवल भी होता है, तो हम एक वहां पर काउंटर लगाते हैं जहां इनको ये प्लास्टिक या क्लोथ का बैग दिया जाता है। तो किसी पर्यटक को जरूरी नहीं है सारे पर्यटक वहीं पे आए और उसको खरीदे, तो ज्यादा बढ़िया तो यही रहेगा कि उनको एंट्री पॉइंट पे उनको दे दिया जाए और एक पंपलेट भी दे दिया जाए, डूज एंड डोंट्स व्हेन यू आर एंटरिंग इन शिमला। तो अगर इस डायरेक्शन में हम सोच रहे हैं कि अगर उनको ये दे दिया जाए कि आप नहीं फेंकेंगे और जो क्लोथ है या बैग है वो भी उनका अपना ही हो, तो वो ज्यादा अच्छा है। जी भूपेंद्र अत्री जी, आज डिजिटल का समय है और कमर्शियल वेस्ट की बात करें, बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें, इस तरह कई वेस्ट हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। तो इन डिवाइसेस के डिस्कार्ड का सही तरीका क्या होना चाहिए और नगर निगम इस वेस्ट का कैसे निस्तारण करता है? हमारे यहाँ जो जिस तरह का कचरा रहता है शिमला शहर में, उसमें अभी जिसमें हम थोड़ा सा लेक करते हैं वो है CND वेस्ट, कमर्शियल एंड डेमोलिशन वेस्ट। उसको
3 साइट हमने FCA आइडेंटिफाई किए, जिसका FCA अभी चल रहा है। बाकी सारा हम बरियाल प्लांट में, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं या अपना पुराना घर तोड़ते हैं या उससे रिलेटेड जो मटेरियल होता है उसको आप वहां पर डिस्पोज ऑफ करते हैं। पर इसमें गैप है, इसलिए नगर निगम शिमला ने अभी एक सुविधा दी है लोगों को कि आप कॉल करें और आपको अगर गाड़ी चाहिए हम गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस पे, और आपका जो कचरा है उसको उठा के, जो मिट्टी है या फिर कंस्ट्रक्शन का वेस्ट है, उसको हम ले जाएंगे और उसको हम अपने बरियाल प्लांट में उसकी डंपिंग जैसे करते हैं साइंटिफिक ढंग से वो करेंगे। तो एक ये है। बाकी जो आपने ई वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट की बात की, वो शिमला शहर में उसकी पूरी व्यवस्था है, वो हमें भी दे सकते हैं, उसमें अलग से चैम्बर बना रहता है हमारी गाड़ी में, और जो हमारा वेंडर है वो वहां पर 12 टाइप की सेग्रीगेशन करता है, और उन्होंने ई वेस्ट के लिए की भी अलग से करता है और बायो मेडिकल वेस्ट की भी। पर इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने कई वेंडर्स को ये ऑथराइज किया हुआ है, जैसे टूटू में करो संभव करके, तो करो संभव करके जो संस्था है वो आपका सारा का सारा ई वेस्ट ले लेती है, जितना भी, चाहे वो मोबाइल हो, पुराने लैपटॉप हो, कोई भी कंप्यूटर हो, तो वो किसी को भी अगर जरूरत है तो करो वेस्ट को दे सकता है। इसके अतिरिक्त जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो नालागढ़ की एक शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये यहीं से उठा के ले जाती। इवन हमारा जो नगर निगम का जो स्लॉटर हाउस का जो बायोमेडिकल वेस्ट है, या बहुत सारे हॉस्पिटल जितने भी शिमला के हैं वो उठा के ले जाते हैं, उनकी व्हीकल आती है 2-1 दिन छोड़ के। तो किसी के पास भी अगर हैजार्डस वेस्ट है उसका भी पूरी व्यवस्था है उसके निष्पादन की, और ई वेस्ट की भी पूरी व्यवस्था है। भूपेंद्र अत्री जी, इंडस्ट्री की बात करें तो भारत डेवलपिंग कंट्री है और आने वाले कुछ समय में हम डेवलपमेंट की चरम सीमा पर होंगे। तो इतनी सारी इंडस्ट्री है, रिफाइनरी है, और हम देखते हैं कि इनका कचरा साथ लगती नदियों में जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। शिमला शहर की बात करें तो अश्विनी खड्ड में कुछ साल पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी से पीलिया फैला था। तो नगर निगम प्रशासन के पास ऐसे हालातों से निपटने के क्या प्रबंध रहते हैं कि कोई भी वेस्ट हो वो नदी में न जाए? देखो, जहां तक नदियों में जाने का शिमला शहर का है, ये जो सीवरेज है, ज्यादातर जो पॉल्यूशन है, जहां अश्विनी खड्ड की आप बात कर रहे हैं, वो सीवरेज से हुआ था। अनट्रीटेड सीवरेज अगर नदी में चला जाता है तो वो उसकी BOD बढ़ जाती है और उसकी वजह से वो पॉल्यूशन वहां पे नदी के पानी में हो जाता है। तो इसलिए जो शिमला शहर में जो नगर निगम के अंतर्गत ही शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड एक कंपनी बनाई गई, वो सीवरेज का ट्रीटमेंट करती है और ट्रीटमेंट करने के बाद ही उस पानी को छोड़ती है। तो अब जितने भी जो STP है उनको काफी अपग्रेड किया जा चुका है, और उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग भी हो रही है, जो पानी छोड़ते हैं उसकी क्वालिटी की, और उसमें बीच बीच में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और वो भी सैंपल लेते रहते हैं जो एजेंसीज है, तो उसको हम लाइव में चेक करते रहते हैं। अभी जो पानी है उसकी ज्यादातर कोई शिकायतें आती नहीं है कि उसको अनट्रीटेड जो वाटर है वो जा रहा है। हाँ, जो साथ लगते जो नए मर्ज एरिया है MC में, उनमें अभी भी बहुत सारे घरों में सीवरेज की सुविधा नहीं दे पाए, और अभी भी सेप्टिक टैंक वहां पे होते हैं जिसको लोग गलत तरीके से, अगर बारिश लगती है और उसको छोड़ देंगे तो वो पानी जाएगा नदियों में। तो उसमें बहुत जोरों शोरों से काम चला है, चाहे वो मजाट का एरिया है, टूटू का एरिया है, मशोबरा का एरिया है, इन जगह पर अभी उसको सीवरेज लाइन से हम जोड़ रहे हैं, और एक नया सीवरेज प्लांट जो इस एरिया के लिए बरियाल में वो लगने जा रहा है विदिन 6 मंथ्स। तो फिर ये प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। इसका तो एक ही है कि आप अपना जो सीवरेज टैंक, अगर अभी भी कोई सीवरेज लाइन से नहीं जुड़ा, एक तो जोड़ दें, और दूसरा अगर सीवरेज टैंक भी है तो उसका साइंटिफिक ढंग से उसका निष्पादन करें, हमें दें, हमारे STP पे उसको ओपन नालों में ना छोड़ के उस गाड़ी को हमारी जो STP है जहां पर उसका ट्रीटमेंट होता है वहां पे उसको खाली करें। जी सर, हम स्वच्छता के महत्व की बात करें तो मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हाल ही में पूरे विश्व ने कोरोना के रूप में एक बहुत बड़ी महामारी का सामना किया है, जिससे जीवन के अस्तित्व को ही हिलाकर रख दिया था। और हमने व्यवहारिक तौर पर यह देखा है कि हम महामारी के खिलाफ भी स्वच्छता के नियमों, चाहे वो व्यक्तिगत नियम हो, सामाजिक नियम हो, अथवा चिकित्सा उपचार के लिए नियम हो, बार बार हाथ मुंह धोना, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना, यानी कि हमने स्वच्छता के नियमों से इस लड़ाई को लड़ा है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जीवन में स्वच्छता की कितनी जरूरत है। आप इसे किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, व्यक्तिगत स्वच्छता हो या सार्वजनिक रूप में जो सफाई की व्यवस्था हो, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने निजी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमारियां फैलेगी, और अगर आप समाज में भी खुले में कोई कचरा फेंकेंगे तो उसके वायु प्रदूषण हो सकता है, उससे जल प्रदूषण हो सकता है, उससे विजुअल पॉल्यूशन हो सकता है, तो उससे भी नुकसान सोसाइटी को ही होता है। तो ये जो अभियान है स्वच्छ भारत मिशन अभियान, जो उसके पीछे जो मंशा थी वो भी यही थी कि लोगों में जागरूकता फैले, और वो काफी हद तक हम उसमें सफल भी हुए हैं। जो 20-25% का जो काम है अभी जो बचा है, उसको जो सार्वजनिक स्थलों का खासकर उसमें काम किए जाने की जरूरत है, जिसमें हम सारी जो एजेंसीज है वो अपने अपने क्षेत्र में लगी है। इसके अतिरिक्त जो सार्वजनिक शौचालय
शौचालयों को, जितने भी या पब्लिक टॉयलेट है या कम्युनिटी टॉयलेट है, उनका अच्छे से देखभाल करना, तो हाइजीनिक हो, साफ हो, ये देखना भी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ शिमला में 130 से ज्यादा टॉयलेट है जो पब्लिक टॉयलेट है या कम्युनिटी टॉयलेट है, जिनको सुलभ शौचालय ही देखते हैं, सुलभ इंटरनेशनल। हमने उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की है। उसके सुंदर भी दिखे, साफ ही ना हो, सिर्फ सफाई का तो ध्यान रख ही रहे, पर वो सुंदर दिखने भी चाहिए। तो उसमें हमने एक अभियान छेड़ा है, तो अगले 2-3 महीने में उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। हम पेंट करवा रहे हैं, जहां टाइल लगनी है टाइल लग रही है, कोई पानी की वहां पे त्रुटि ना हो। और इसके अतिरिक्त अगर पैसा कहीं लगना है तो उसको QR कोड की सुविधा हमने दी है। तो इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो ई-वेस्ट का है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, जो बहुत कम लोगों को जानकारी है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं आपके माध्यम से, आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हर 2 साल बाद 1 साल बाद लोग अपना मोबाइल चेंज कर रहे हैं। वो उनको पता नहीं कि उसको फेंकना कहाँ है, उसको कूड़े में नहीं फेंक सकते, क्योंकि उससे बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है। लैपटॉप कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कंप्यूटर कैसे करना है, तो उसके लिए ये अलग से जाएगा, उस साथ वाले कूड़े में नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी है कि कूड़े का निष्पादन, अगर कूड़े का निष्पादन बहुत अच्छे ढंग से नहीं होगा तो कूड़ा इकट्ठा करके कोई फायदा इतना होने वाला नहीं है। तो इसलिए कूड़े का निष्पादन सही ढंग से हो तो गीला और सूखा कचरा जब तक अलग नहीं होगा, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और जो नहीं है, उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है, उनको अलग अलग देना जरूरी है। उसमें जन सहभागिता की बहुत सारी जरूरत है, फिर उसका निष्पादन नहीं होगा। क्योंकि अगर गीला कचरा की जो डंपिंग करते हैं या कंपोस्टिंग करते हैं, उसमें अगर प्लास्टिक या कोई इस टाइप का वेस्ट चला जाएगा तो वो सही ढंग से उसका निष्पादन नहीं होगा। इसी ढंग से अगर सूखे कचरे का हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो अगर उसमें भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर गीला कचरा अगर आ जाता है, तो भी वो एनर्जी जो हम बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, उसकी कैलोरी वेट वैल्यू में फर्क पड़ जाता है। उस कचरे की जो कंपोजिशन से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी ढंग से नहीं बन पाती। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब हम उस जो स्वच्छ भारत मिशन की 2nd और 3rd स्टेज में आ चुके हैं कि निष्पादन किस ढंग से होगा, कूड़ा अगर डिस्पोज ऑफ करना है, अगर गार्बेज कलेक्टर आ रहा है, उसको देना किस ढंग से जी। तो कुल मिलाकर स्वच्छ भारत मिशन जैसे महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की मैं बात करूं तो इसमें जन सहभागिता बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा कि बिना जन सहभागिता, हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम किया, अलग अलग अभियान भी देखे, पर वो अभियान कभी सफल नहीं हुआ जिसमें जन सहभागिता नहीं है जी। और खासकर ये जो स्वच्छ भारत, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ है, इसमें लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है। और जब तक लोगों की सहभागिता नहीं होगी ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए जो ये हर वर्ष जो स्वच्छता पखवाड़ा बनाया जाता है, जिसको स्वच्छता ही सेवा, अभी हमने 17 सितंबर से नगर निगम ने भी शुरू किया है, और अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं अलग अलग वार्डों में। और 2 अक्टूबर को ये रीच पे बहुत बड़ा फंक्शन होता है, उसमें हम उसको कंक्लूड करेंगे। इसी दिन जो हमारे गार्बेज कलेक्टर या सफाई से जुड़े लोग हैं, उनकी और उनकी फैमिली का मुफ्त जो चिकित्सा कैंप भी हम लगाते हैं, उनके टेस्ट भी मुफ्त में करते हैं, क्योंकि वो हमारे सफाई अभियान का, इनको हम सफाई मित्र भी बोलते हैं, ये हमारे सफाई अभियान का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है ये लोग भी। तो उनकी वेलबींग के लिए भी सोचना साथ साथ में, और लोगों का उनके प्रति जो सोच है वो भी चेंज हो, क्योंकि कोई भी अभियान के कोई बहुत सारे पहलू अलग अलग से होते हैं, उन सभी पहलुओं पे साथ में ध्यान देना जरूरी है। तो मेरा मानना है कि लोग आगे आए, अपने कर्तव्य जहां भी, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं आपके माध्यम से कि 2 चीजें अभी हमने की है। एक, सिंगल यूज प्लास्टिक 75 रुपीज पर केजी की में कैश मिलेगा। 9 डिपो हमारे हैं जो जेईओ के और जेईस के ऑफिस है, कोई भी उसको इकट्ठा करके और दे दे महीने के अंत में, चाहे वो दूध के पैकेट हो साफ करके, दही के पैकेट हो, कुरकुरों के पैकेट हो, नमकीन के पैकेट हो, बिस्किट के जो रैपर्स है, ये सारा जितना भी है उसको सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं, जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। उसको हम 75 रुपए केजी ले रहे हैं और उनको सड़कों की टारिंग में इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, हम गीला और सूखा कचरा अलग दें। हमें बस इतना भी सहयोग मिल जाए तो हम इस शिमला शहर को और भी सुंदर बनाएंगे। भूपेंद्र अत्री जी, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। चलते चलते स्वच्छता को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे श्रोताओं को? मेरा तो सिर्फ एक ही मानना है, हम दूसरे देश में भी जब जाते हैं तो वो देश कैसा है, जब हम एयरपोर्ट से उतरते हैं तो हमें उसी समय पता चल जाता है, जब हम बाहर आते हैं वहां की सफाई व्यवस्था और उसको देख के। तो कोई कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या डेवलपिंग कंट्री काफी अच्छे से काम कर रही है, उसका जो पहला पैमाना है जो आम आदमी को विजुअल वहां उस धरती पर पहुंचते ही लगता है, वो दिखता है उसकी सफाई व्यवस्था से। तो हमारे इस भारत देश को भी, ये पृथ्वी हमारी है, जैसे ये शहर हमारा है, अगर ये सुंदर दिखेगा, साफ दिखेगा तो सबको अच्छा लगेगा। तो उसमें सहयोग करें। और गीला और सूखा कचरे का मैं बार बार अनुरोध करता हूं, क्योंकि इसमें हम गलती कर देते कि मेरे एक आदमी के देने से क्या होगा, तो उसको हमें मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी परेशानी आ रही है। तो मेरा तो ये है कि
बहुत सुंदर शहर है, इसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। इसको साफ स्वच्छ रखने में हमारा सहयोग दे और जिस भी रूप में दे सकते हैं, अगर किसी दूसरे को समझाने में दे सकते हैं, अपने बच्चों को बताने में दे सकते हैं, कहीं भी हम ऑफिस में है, इंस्टीट्यूट में है या आपस में जब हम बात करते हैं तो कम से कम ये तो या तो हम ना फैलाए, एक ये तो होना नहीं चाहिए, पर कोई और भी फैला रहा है, कई बार हम मुंह मोड़ देते हैं, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते कि हम क्यों इसमें फंसे। आप टोके लोगों को कि आप ऐसा नहीं करते। मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से। तो भूपेंद्र अत्री जी, आपने बेहद महत्वपूर्ण विषय स्वच्छता ही सेवा और स्वच्छ भारत मिशन पर विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जी धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आपको बताया गया, स्वच्छता अपने से शुरू करें और एक एक करके वो पूरे समाज में फैलेगी और हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा देश स्वच्छ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उज्ज्वल शर्मा आप सभी से अनुमति लेता हूँ। इस कार्यक्रम की परिकल्पना आकाशवाणी समाचार एकांश के सहायक निदेशक श्री रितेश कपूर जी ने की थी। नमस्कार।